देखिए लास्ट क्लास में हम लोग ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शंस पढ़ी थी। हाँ। और अब हमें ये पढ़ना है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये 2 टाइप का होता है। SN1 और SN2 मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जब जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्दर 2 टाइप्स का है, SN1 SN2। हाँ। तो पहला टाइप है SN1। SN1 को कहते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड 1 फॉर यूनिमोलिकुलर। ये 1 किसके लिए है? यूनिमोलिकुलर। दूसरा SN2 जिसमें 2 स्टैंड्स फॉर बाइमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर। तो SN1 और SN2 क्या है, जरा इसको समझेंगे। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, क्यों इसको SN1 कहते हैं, 1 का क्या मतलब है? देखो किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर हम हेलोएल्केन की बात करें तो हेलोएल्केन हमारा सबस्ट्रेट है। हाँ। हेलोएल्केन या एल्काइल हैलाइड ये सबस्ट्रेट है और हाँ। एक न्यूक्लियोफाइल इस सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट बनाएगा। हाँ। तो सबस्ट्रेट है हमारा हेलोएल्केन और कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पे आएगा, जैसे OH माइनस आ रहा है, CN माइनस आ रहा है, NO2 माइनस आ रहा है, वो इस पे अटैक करेगा एक न्यूक्लियोफाइल और प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है। तो इन जनरल अगर हम बात करते हैं किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तो उसमें क्या होता है कि RX कोई एल्काइल हैलाइड है और इस पे किसी हाँ। न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, प्रोडक्ट बना हाँ। RNU, ये प्रोडक्ट बना और हेलोजन रिलीज हो गया। ये तो होता है। हाँ। अब इसमें 2 चीजें, ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट और ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो SN1 का मतलब कोई भी ऐसा एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन केवल सबस्ट्रेट यानी एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन को डबल करो, हाफ करो, ट्रिपल करो, 1/4 करो, इससे रिएक्शन के रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर ऐसा है तो ठीक। रिएक्शन कैसा होगा? SN1। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल यानी RX एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, दोनों में से किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन को हम कम या ज्यादा करेंगे तो इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे आएगा। हाँ। रिएक्शन है SN2। बेसिक डिफरेंस ये है। SN1 का मतलब हो गया, हम यहाँ पर अगर लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे SN1 का मतलब है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट ओनली। ठीक है। ठीक। हाँ। और यहाँ पर सबस्ट्रेट का मतलब क्या हुआ? सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पे? एल्काइल हैलाइड। यहाँ के लिए सबस्ट्रेट क्या है हमारा? एल्काइल हैलाइड या हेलोएल्केन। ठीक है। तो ये SN1 का मतलब है। SN2 में जाएंगे तो उसका क्या मतलब है? SN2 रिएक्शन का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड यानी RX एल्काइल हैलाइड प्लस एज वेल एज, और किस पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियोफाइल। जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, उन दोनों में से किसी की कॉन्सेंट्रेशन को हम चेंज करेंगे तो रेट में इफेक्ट आएगा। तो ये पहला डिफरेंस है SN1 SN2 में। ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं आपको। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपने एक रिएक्शन, हम आपसे कहते हैं कि हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है RX, इसको नोट ना करिएगा, और इसको हम KOH के साथ ट्रीट करते हैं F1। तो हमें मालूम है यहाँ पर अल्कोहल बनना है। हाँ। अब सपोज हम KOH की कॉन्सेंट्रेशन को पहले से डबल कर देते हैं, ट्वाइस कर देते हैं, 2 टाइम्स। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को जब हम 2 टाइम्स करेंगे और हम देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट आ रहा है। वो भी ट्वाइस हो जाएगा। नहीं, अगर वो ट्वाइस हो गया या हाफ हो गया, मतलब कुछ भी इफेक्ट आया, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इसके साथ साथ इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल तो इसी के अंदर है ना, OH माइनस। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ ठीक। जो देखिए RX जो हमारा है वो तो सबस्ट्रेट है। ठीक है। ठीक। और KOH जो है ये न्यूक्लियोफाइल है। KOH का न्यूक्लियोफाइल का मतलब इसमें K प्लस और OH माइनस है, दिस OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि कौन सी रिएक्शन है? SN1। SN2। अच्छा हाँ, दोनों की ना SN2। 1 यूनिमोलिकुलर है। 1 का मतलब हो गया रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और वो है सबस्ट्रेट। ठीक। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा।
समझ में आई बात? हाँ तो ये पहला डिफरेंस आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर? हाँ सेकंड डिफरेंस में आइए। SN1 रिएक्शन जितनी भी होंगी, SN1 रिएक्शन का एक फीचर है, SN1 रिएक्शन में जो रिएक्शन होता है वो 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले इसमें जो भी सबस्ट्रेट है हाँ उस सबस्ट्रेट से, या जो हैलाइड, एल्काइल हैलाइड जिसे आप कह रहे हो, उस एल्काइल हैलाइड से लीविंग ग्रुप यानी कि हेलोजन लीव कर जाता है स्टेप नंबर 1 में। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और हेलोजन हैलाइड आयन के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ये स्टेप 1 होता है। SN1 रिएक्शन में पहला स्टेप होता है रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप का रिमूवल और इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। ये पहला स्टेप, दिस इज स्टेप 1, स्टेप 1 ऑफ SN1 रिएक्शन। और यही रिएक्शन का ये जो स्टेप है ये RDS स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है? ठीक। हाँ SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होते हैं, जिसका पहला स्टेप होता है, जिसका पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप जो होता है उसको हटा देता है। वो रिमूव होता है। फर्स्ट स्टेप में रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप है। ठीक। ठीक है? और सेकंड हाँ स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी हमारे पास एल्काइल हैलाइड है हाँ उसमें सबसे पहले हैलाइड आयन रिलीज होता है और इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है। ध्यान रखिएगा इन सब स्टेप्स को, क्योंकि इसका इफेक्ट मैकेनिज्म पे और रिएक्टिविटी ऑर्डर पे आएगा। ठीक। जैसे यहाँ से ये बना और Cl माइनस रिलीज हो गया, तो पहला स्टेप है यहाँ से Cl माइनस का रिमूवल, ये यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है। दिस इज स्टेप 1 ऑफ SN1 रिएक्शन, और यही स्टेप हमारा RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी स्लो स्टेप है ये। ठीक। रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्काइल हैलाइड की इसी स्टेप पे डिपेंड करेगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो हमारे पास कार्बोकेटाइन मिला है स्टेप 1 में, जो भी स्टेप 1 का कार्बोकेटाइन मिला है, इस कार्बोकेटाइन पे हाँ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। मान लेते हैं वो न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है थोड़ी देर के लिए, तो वो OH माइनस इस पे अटैक करेगा इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन पे और प्रोडक्ट बनाएगा लाइक दिस। ये स्टेप 2 है SN1 का। ठीक है? ये स्टेप 2 है और ये फास्ट स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या था? जो स्टेप 1 था वो स्लो स्टेप है। ठीक। हाँ, वो RDS है, ये स्लो स्टेप होता है। केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा है RDS, हाँ मतलब जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, रिएक्शन का स्पीड जो होगा वो इसी उसी स्टेप पे पे डिपेंड डिपेंड करेगा। करेगा। तो इसको फॉलो कर लीजिए। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप है एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है। ध्यान रखिएगा इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है इंटरमीडिएट। सेकंड जो स्टेप है उसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का अटैक एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? हाँ ऑन दी अदर हैंड जो SN2 रिएक्शन है, इसमें क्या होता है? इस SN2 रिएक्शन में अटैक और रिमूवल साइमल्टेनियसली होता है, यानी इसमें 2 स्टेप नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए ये, तो इसमें क्या होता है कि जब जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है उस पे अटैक और रिमूवल, ये दोनों एक साथ चलता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है H H H और Cl, ये मान लेते हैं एल्काइल हैलाइड है। तो इस एल्काइल हैलाइड पे यहाँ पर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्टार्ट हुआ, और ये दोनों प्रोसेस, यानी ये इधर से कार्बन पे अटैक करना शुरू करेगा एंड साइमल्टेनियसली, साथ ही के साथ, इसके साथ ही साथ ये एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगा। दोनों प्रोसेस एक साथ रन करेंगे। SN1 में क्या था कि न्यूक्लियोफाइल वेट करता है, पहले लिविंग ग्रुप रिमूव हो गया, कार्बोकेटाइन बन गया, तब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक एज वेल एज रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, ये दोनों एक साथ होगा। साइमल्टेनियस प्रोसेस है, 1 स्टेप प्रोसेस है, एक ही स्टेप में दोनों हो रहा है। तो थोड़ी देर बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऐसा इंटरमीडिएट बन जाता है। ये इंटरमीडिएट नहीं है, ये आप कह सकते हो कि एक टेम्परेरी फॉर्मेट है, ट्रांजिशन स्टेट है। एक ऐसा सिचुएशन बीच में आ जाएगा जिसमें अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ हाफ बॉन्डेड हो चुका है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का आधा बॉन्ड बन चुका है, और लीविंग न्यूक्लियोफाइल का आधा बॉन्ड ब्रेक हो चुका है।
नहीं समझ में आया? हाँ समझ गई। आप देखो ना, ये वाला जो बॉन्ड है ये आधा बन चुका है, ये आधा फॉर्म हो चुका है, और ये जो बॉन्ड है ये आधा ब्रेक हो चुका है। ब्रेक हो चुका है। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, इट्स नॉट एन इंटरमीडिएट। आप इसको स्टेप मत मान लीजिएगा, ये सिंपली ठीक क्या है, एक ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, ठीक। हाँ इट्स इन ट्रांजिशन स्टेट, तो इसको कोई स्टेप नहीं मान लेंगे। और फाइनली इसके बाद के स्टेप में क्या होगा, ये निकल जाएगा और OH आके वो रिमूव हो जाएगा पूरा, और ये परमानेंटली लग। उससे बॉन्डेड हो जाएगा। तो COH हाँ H H एंड H ये प्रोडक्ट हो गया आपका, और Cl परमानेंटली रिमूव हो गया। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि इसको स्टेप मत मानिएगा कि ये स्टेप 1 है ये स्टेप 2 है, ठीक। ये स्टेप नहीं है। ये हमने सिर्फ ये समझाया है कि बीच में एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि जिसमें आधा बॉन्ड, नया जो बॉन्ड बन रहा है वो आधा बन गया है, और पुराना बॉन्ड जो है वो आधा ब्रेक हो चुका है। ठीक तो ये वन स्टेप, एक ही स्टेप प्रोसेस, सिंगल स्टेप प्रोसेस है ये, 2 स्टेप प्रोसेस मत मानिएगा इसको, ठीक है। ठीक है। तो डिफरेंस देखिए, ये भी डिफरेंस है। SN1 2 स्टेप का प्रोसेस है, SN2 1 स्टेप प्रोसेस है। वन SN1 स्टेप 2 स्टेप कौन कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप यानी हेलोजन है, हाँ फिर अटैचिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ होंगे। ठीक। और SN1 में देखिए इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है, तो इसको ध्यान रखेंगे जरा, आगे हम अभी यूज करेंगे इसको, ठीक ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ। अब देखिए, क्योंकि SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, SN1 में। हाँ और कार्बोकैटायन का जो ईज ऑफ फॉर्मेशन है, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है। ठीक। इसका मतलब अगर हम टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स लेंगे तो उनका कार्बोकैटायन जल्दी बन जाएगा, क्योंकि वो टर्शरी कार्बोकैटायन लेंगे। हाँ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेंगे तो उनका कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा, जिसको बनने में टाइम लगता है। टाइम लगेगा। हाँ तो अगर कोई रिएक्शन वाया कार्बोकैटायन हो रही है, तो इसका मतलब उस रिएक्शन को लेकर जो एल्काइल हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा हाँ। वो क्या होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। 1 डिग्री। तो SN1 के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है एल्काइल हैलाइड्स का, वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और क्यों है, समझ में आया? क्योंकि हाँ SN1 का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, और कार्बोकैटायन का जो ईज ऑफ फॉर्मेशन है वो इसी ऑर्डर में। ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि SN1 रिएक्शन के लिए मोस्ट रिएक्टिव एक टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, लाइक दिस एल्काइल हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। इसके बाद किसकी रिएक्टिविटी है, किसी सेकेंडरी हैलाइड की, और इसके बाद किसकी रिएक्टिविटी है, किसी प्राइमरी हैलाइड की, प्राइमरी हैलाइड। और इससे कम रिएक्टिविटी किसकी है, CH3Cl की, ठीक है। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा SN1 के लिए। और ऐसा क्यों है जरा आप समझिएगा, क्योंकि जब यहाँ से लिविंग ग्रुप रिमूव करेगा फर्स्ट स्टेप में, ये मान लो रिमूव कर गया, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट एक टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, हाँ ठीक है ना। और इस टर्शरी कार्बोकैटायन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसको 9 C-अल्फा H बॉन्ड मिलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बेस्ट होगा इसमें, हाँ इसलिए तो ये मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट है। हाँ। ऐसे यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके रिमूवल के बाद यहाँ पर एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, हाँ और इसको 6 C-अल्फा H बॉन्ड मिलेंगे, तो उससे लेस स्टेबल होगा, इसलिए इसका फॉर्मेशन थोड़ा सा टफ होगा टर्शरी के कंपैरिजन में। यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस एक प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। हाँ तो सिर्फ 3 C-अल्फा H बॉन्ड। और देखिए ये भी यहाँ भी प्राइमरी बन रहा है, लेकिन ये उससे भी कम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसको कोई C-अल्फा H बॉन्ड नहीं मिल रहा है, C-अल्फा H बॉन्ड ही नहीं है। हाँ यहाँ पर भी ये दोनों ही प्राइमरी, ये भी प्राइमरी ये भी प्राइमरी, लेकिन ये फिर भी बेटर है। समझ में आया? तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है रिएक्शन के लिए, और इसके पीछे लॉजिक क्या है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन। ठीक है, समझ गए? इसे नोट कर लीजिए। हाँ हाँ हो गया। अब एक चीज जरा हम और आपको समझा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट जो कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर से ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब अगर हम आपने एक चीज और पढ़ा है कि जो बेंजाइल कार्बोकैटायन होते हैं, बेंजाइल वो भी तो बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन होते हैं रेजोनेंस के थ्रू। हाँ तो क्या इसको अगर हम NaOH के साथ ट्रीट करें, एक्वस NaOH के साथ, ये भी तो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बोलिए
क्या ये रिएक्शन फास्ट होगी कि नहीं होगी? SN1 रिएक्शन में ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा फास्ट? देखिए यहाँ पर समझ, ये भी एक एल्काइल हैलाइड है और यहाँ पर भी हेलोजन के रिमूवल के बाद कौन सा कार्बोकेटाइन बनने वाला है? बेंजाइल कार्बोकेटाइन। तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन भी एक्स्ट्रा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तो एलिफैटिक की हम बात कर रहे हैं, वैसे बेंजाइल कार्बोकेटाइन, एलाइल कार्बोकेटाइन, ये भी तो स्टेबल कार्बोकेटाइन होते हैं। हाँ। तो कोई भी एल्काइल हैलाइड जिसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन एक स्टेबल कार्बोकेटाइन है, हाँ। वो SN1 को लेकर बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। यानी बेंजाइल हैलाइड भी SN1 रिएक्शन के लिए बहुत रिएक्टिव है, क्योंकि उसका इंटरमीडिएट एक बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। क्लियर? हाँ। हाँ। समझ में आई बात? हाँ। ठीक है, एक चीज और समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए हम मानते हैं हमने आपको यहाँ पे 2 कंपाउंड दे दिए। एक कंपाउंड हमने आपको दिया दिस एंड CH2Cl, और एक कंपाउंड आपको दिया हमने दिस एंड CH2 सॉरी CH, दिस CH एंड दिस Cl। इसमें हम पूछें कि कौन SN1 के लिए ज्यादा रिएक्टिव है? सेकंड वाला, क्यों? क्योंकि इसमें दो दो बेंजीन है। हम्म, दो बेंजीन है इसमें। 2 बेंजीन देंगे। मतलब जब यहाँ पर इसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन हम सोचेंगे इसको हटाने के बाद, तो उसको 2+R इफेक्ट मिलेंगे, यहाँ से भी यहाँ से भी। हाँ। जबकि यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसको केवल एक ही +R इफेक्ट, यहाँ से हटाएंगे इसको तो एक कार्बोकेटाइन मिलेगा, उसको एक +R इफेक्ट मिलेगा। हाँ। तो ओवरऑल हमारे कहने का मतलब यही है कि जब भी आप SN1 रिएक्शन के लिए कोई रिएक्टिविटी ऑर्डर आपसे पूछे तो तुरंत आपका दिमाग कार्बोकेटाइन पे जाना चाहिए, इसका कार्बोकेटाइन स्टेबल है। ठीक है ना? एक और केस हम आपको देते हैं। जैसे हम आपसे कहते हैं यहाँ पर ये Cl लगा हुआ है और यहाँ पर हम कहते हैं इसको, और हम कहते हैं इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा SN1 रिएक्शन के लिए? पहला वाला, क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा CH बॉन्ड है। क्योंकि जब आप इनके, अब दोनों के इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन आपको अपने दिमाग में सोचने, इसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जब इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा प्लस, और इसमें जब फर्स्ट स्टेप होगा रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप तो यहाँ पर प्लस आएगा। हाँ। अब दोनों ही सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है तो आप देखिए ना कि किसको C बॉन्ड ज्यादा मिल रहे हैं। इसके C बॉन्ड 3 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 5। हाँ। और इसको इसमें 4 देखेंगे ही है। इसके C बॉन्ड 2 इधर 2 इधर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो खाली आपको ये रटना नहीं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, आप उसका लॉजिक भी समझिए। वो जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का जो ये ऑर्डर जो है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये ऑर्डर बेसिकली कार्बोकेटाइन की वजह से है। ठीक। तो कोई भी फैक्टर जिसकी वजह से कार्बोकेटाइन एक्स्ट्रा स्टेबल है वो हमेशा मोर रिएक्टिव होगा। एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक और एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये CH2Cl है, ठीक है, और यहाँ पर लगा है NO2, बेंजाइल क्लोराइड है लेकिन उसमें NO2 लगा हुआ है, और यहाँ पर एक कंपाउंड है दिस CH2Cl, और यहाँ पर मान लीजिए लगा हुआ है OH। ठीक, इसमें हमने, बेटा ये ड्राइंग मत बनाओ, इसमें अगर हम पूछेंगे कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है SN1 के लिए, तो अब आप देखिएगा जब हम इनके कार्बोकेटाइन पे आएंगे, अब जब हम इनके कार्बोकेटाइन को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कार्बोकेटाइन दोनों का कॉमन एक ही जैसा मिलेगा। यहाँ बेंजाइल कार्बोकेटाइन मिलेगा इसको हटाने के बाद, हाँ। और इसको भी हटाने के बाद एक मिनट, इसको भी हटाने के बाद अगर हम देखेंगे, इसको हटाने के बाद तो यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन ये मिलेगा। तो लगभग बेंजाइल कार्बोकेटाइन तो दोनों जगह, लेकिन अब यहाँ पर देखिए ये जो ग्रुप है ये -R वाला ग्रुप है, ठीक है, और ये जो ग्रुप है ये +R वाला ग्रुप है। क्या इसका इफेक्ट हमारे कार्बोकेटाइन पे कुछ आएगा? बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा देखिए, हम इसको इरेज कर देते, यही कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन बनेगा। हाँ।
ठीक है। तो यहाँ पर जब हम जाएंगे, इसका कार्बोकेटाइन यही तो बना, दिस एंड CH2। अब यहाँ पर देखिए जो माइनस आर इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो जब आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, कहीं से आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और बढ़ जाएगा, और किसी को अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो आप पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है ना। यहाँ जो माइनस आर इफेक्ट लग रहा है NO2 का, वो माइनस आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को जब विड्रॉ करेगा बेंजीन रिंग से, यस बेंजीन रिंग किससे विड्रॉ करेगा, CH2 से, तो इसका प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा देगा कि नहीं, बढ़ा देगा। हाँ, इस एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। और यहाँ जो प्लस आर इफेक्ट है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हुआ यहाँ जाएगा तो इसके प्लस चार्ज को वो कम कर देगा। हाँ, दिस इज डिस्पर्जल ऑफ चार्ज। तो डिस्पर्जल ऑफ चार्ज सिस्टम को स्टेबलाइज करता है या एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज? डिस्पर्सल ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो गया। हाँ, इसका मतलब यहाँ जो रिएजेंट था वो ज्यादा रिएक्टिव हो गया SN1 के लिए। SN1 के लिए सीधे से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है आपको। ठीक है। समझ में आ गया SN1 के क्वेश्चंस? हाँ, अब यहाँ पर आ जाइए SN2 में। SN2 का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या है, देखिए यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। हाँ, क्योंकि SN1 के लिए, SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटाइन तो बनना नहीं है, इसमें तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक और रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फैक्टर, जो डिसाइडिंग फैक्टर है रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए, वो है स्टेरिक क्राउडिंग। जब दोनों स्टेप एक साथ होने हैं तो बेटर तभी हो पाएगा जब कार्बन पे क्राउडिंग कम हो। जैसे इस कार्बन पे हैलोजन बॉन्डेड है और इसी पे न्यूक्लियोफाइल को आना है, और लीविंग ग्रुप अभी गया भी नहीं है, उसके रहते हुए इसको अटैक करना है। तो ये रिएक्शन तभी बेटर होगी जब इस कार्बन पे स्टेरिक क्राउडिंग कम हो। ट्रैफिक ज्यादा होगा तो ये OH या न्यूक्लियोफाइल जो है वो अप्रोच ही नहीं कर पाएगा इस पे। ठीक है। ठीक है। तो जैसे SN1 की रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी आपको देखना है, वैसे SN2 के लिए स्टेरिक क्राउडिंग देखना है। ठीक है। जो लेस क्राउडेड अल्काइल हैलाइड्स होंगे वो SN1 रिएक्शन के लिए ज्यादा रिएक्टिव होंगे, ठीक। और इसीलिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी वो आप बना लेंगे। जैसे CH3Cl सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, इससे कम होगा CH3 CH2Cl, इससे कम CH3 CH Cl CH3। हाँ, यानी सेकेंडरी वाला CH3CH Cl CH3। हाँ, और इससे कम लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, CH3 Cl CH3 एंड CH3। टर्शरी अल्काइल हैलाइड यहाँ लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, इसे ड्रॉ कर लो। ठीक। समझ में आया? लेकिन यहाँ पर फैक्टर क्या है? हाँ। तो एक बात समझ लो कि कोई भी अल्काइल हैलाइड जो जिसका इंटरमीडिएट आपको लगता है कि स्टेबल इंटरमीडिएट होगा, वो हमेशा SN1 प्रेफर करेगा। ठीक। ठीक है। हाँ। चलिए अगला डिफरेंस पे आते हैं। अब इसमें देखिए SN1 रिएक्शन में जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ होता है। ये क्या चीजें हैं? और SN2 में ओनली इन्वर्जन होता है। जरा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। रिटेंशन और इन्वर्जन का क्या मतलब होता है? जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, जो बॉन्ड्स की पोजीशन है, वो चेंज नहीं होगी। अगर बॉन्ड्स का रिलेटिव पोजीशन स्पेस में चेंज नहीं होगा तो ये रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हुआ। और अगर स्पेशल अरेंजमेंट यानी स्पेस में अरेंजमेंट या बॉन्ड्स का रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपोजिट हो गया तो ये इन्वर्जन होता है, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो गया। ठीक है। तो हम समझाते हैं इसे। SN1 में जरा समझिएगा क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, यहाँ पे हो गया ये CH3 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 और Cl, ठीक है, और इस पे OH माइनस का अटैक हुआ। क्लियर? अब यहां पर क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिनमें सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलेगा, स्पेशल अरेंजमेंट नहीं बदलेगा। जैसे ये प्रोडक्ट मिला, ठीक है, प्लस कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, 50% प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसमें स्पेशल अरेंजमेंट जस्ट अपोजिट हो जाएगा बॉन्ड्स का, लाइक दिस। ये हो गया और OH आ गया इधर। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन, इसका क्या मतलब है, इन्वर्जन और
रिटेंशन का। यहाँ पर देखिए Cl कार्बन के इस साइड में, राइट साइड में, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो जो ये वाला प्रोडक्ट है इसमें भी आप देखिए OH किधर है, उसी पोजीशन पे जहाँ Cl था। हाँ। यानी बॉन्ड्स की पोजीशन नहीं बदली, बॉन्डेड एटम बदल गया, Cl की जगह OH आ गया कार्बन के साथ, हाँ। लेकिन उसका जो रिलेटिव पोजीशन है वो तो वही रहा ना। हाँ। और यहाँ पर देखेंगे सेकंड वाले को, तो यहाँ पर देखिए OH का जो रिलेटिव पोजीशन है वो Cl के जस्ट अपोजिट है। Cl इधर था, OH इधर आया। हाँ। तो जब कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट हो जाए, जैसे आप एक अम्ब्रेला ले लो, छाता ले लो, और उसकी स्ट्रोक्स मान लो इस तरफ है, अपनी तरफ है, हमारी तरफ। अगर किसी आंधी या तूफान में आप कभी खड़े हो जाते हो, उसको फेस करते हो, तो आप देखो कॉन्फ़िगरेशन जस्ट इन्वर्टेड हो जाता है उसका। हाँ। तो यहाँ ये जो कॉन्फ़िगरेशन, ये जो प्रोडक्ट मिला, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसमें क्या हुआ कॉन्फ़िगरेशन का? रिटेंशन। ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का केस है। ठीक है, ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। और ये क्या है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब भी कोई SN1 रिएक्शन होता है तो रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दोनों होता है। मतलब थ्योरी के हिसाब से बात करें तो 50% प्रोडक्ट, 50% प्रोडक्ट रिटेंटेड कॉन्फ़िगरेशन के बनेंगे और 50% इन्वर्जन। मतलब यहाँ पे अगर 100 मॉलिक्यूल्स आप लेकर चल रहे हो तो जो प्रोडक्ट मिलेंगे उसमें 50 मॉलिक्यूल्स, 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल सेम कॉन्फ़िगरेशन के होंगे और 50 मॉलिक्यूल्स अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन के होंगे, इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन के होंगे, लेकिन थ्योरी के हिसाब से। बट प्रैक्टिकली इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है? इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन 60% या 70% तक होता है। 60 या 70 या 75% तक इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, और जो रिटेंटेड कॉन्फ़िगरेशन है वो 25% से लेकर 40% तक मिलता है। यानी प्रैक्टिकली अगर बात करें तो रिटेंटेड कॉन्फ़िगरेशन कम होता है। रिटेंटेड कॉन्फ़िगरेशन का जो प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट कम मिलेगा। ठीक। ऐसा क्यों? ये रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों क्यों मिलता है और इन्वर्जन क्यों ज्यादा मिलता है? अब जरा इस पे आते हैं। देखिए, हम यहाँ पर जब बात करते हैं SN1 के मैकेनिज्म के हिसाब से जरा बात करते हैं। तो SN1 में आप ये कहते हो कि जो हमारा एल्काइल हैलाइड है उसमें पहले लीविंग ग्रुप रिमूव होता है, यही तो कहते हो। जो ये हमारा एल्काइल हैलाइड है इसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है 3D ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। ठीक है। और इसमें फर्स्ट स्टेप के बाद लीविंग ग्रुप इसमें से रिलीज हुआ और एक कार्बोकेटायन बना, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का वो भी चेंज हो गया। अब ये sp3 से चेंज होके sp2 हो चुका है। कार्बोकेटायन के अंदर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है। हाँ। एल्काइल हैलाइड sp3 था, ये sp2 हो गया, और जैसे ही ये sp2 हुआ इसका ज्योमेट्री ट्रायंगल प्लेनर हो गया। ये जो हमारा इंटरमीडिएट मिल रहा है ये एक प्लेनर इंटरमीडिएट है, एक 2D ज्योमेट्री है। हाँ, ठीक है। 3D से 2D हो गया। अब इस पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसके पास ऑप्शन है, प्लेन के अबव से भी अटैक कर सकता है और प्लेन के बिलो से भी अटैक कर सकता है। ठीक है। तो प्लेन के अबव से अटैक करेगा, प्लेन के बिलो से। तो दो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेंगे, इसी में से एक इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक रिटेंटेड कॉन्फ़िगरेशन होगा। रिटेंशन। ठीक। नहीं आई बात समझ में? आ गई। क्योंकि पहले 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री थी। पहले जब यहाँ पर आप थे, ये कार्बन था, इसकी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री थी लाइक दिस, ऐसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जिसे आप कहते हो। ये ज्योमेट्री थी सबस्ट्रेट की, ये ज्योमेट्री थी ना टेट्राहेड्रल। हाँ। यहां से ये क्या हुआ? ये फ्लैट ज्योमेट्री में आ गया। हाँ। अब इस फ्लैट ज्योमेट्री पे जब OH माइनस का अटैक हुआ तो प्लेन के अबव भी हुआ, प्लेन के बिलो भी हुआ। हाँ। तो फिर इस फ्लैट ज्योमेट्री से जब बना तो एक सब्सटेंस ये बन गया और एक सब्सटेंस ये बन गया। ठीक है। हाँ। इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ये रिटेंटेड कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि यहाँ Cl इधर था और यहाँ OH इधर आया प्लेन के अबव। लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे Cl के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर OH प्लेन के बिलो आया। हाँ। तो ये इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक। तो रीजन ये, इसमें अब एक बात समझिएगा, इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा क्यों होता है इसको भी हम समझा देते हैं। प्रैक्टिकली इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्यों ग्रेटर होता है? देखिए, ये मान लीजिए आपके पास एल्काइल हैलाइड था,
इनिशियली, और यहां पर Cl था, ठीक है, इस पे OH माइनस अटैक कर रहा है। अब देखिए यहां पर प्लेन के अबव अगर हम बात करें तो Cl है, और जब तक Cl यहां से हटेगा नहीं तब तक OH इस साइड से अटैक नहीं करेगा। लेकिन ये एंड फ्री है ना, तो कुछ OH माइनस ऐसे होते हैं जो Cl के अपोजिट एंड से पहले ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। जबकि SN1 में एक्चुअल में क्या होता है, SN1 में लिविंग ग्रुप के रिमूवल के बाद अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। फिर ठीक भी है। कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल है जिनको आप रोक नहीं पाएंगे और वो लिविंग ग्रुप के रिमूवल से पहले ही अटैक स्टार्ट कर देंगे, लेकिन वो कहाँ अटैक स्टार्ट करेंगे, लिविंग ग्रुप के साइड तो कर नहीं पाएंगे, नहीं, उसके ऑपोजिट साइड लेकिन ही उसके करेंगे। अपोजिट एंड पे तो वो अपना अटैक करना शुरू कर देंगे। जैसे हम्म। आपने देखा होगा, अगर आप कभी ट्रेन में जाते हैं तो उतरने वाले पैसेंजर नहीं उतरते, लेकिन कुछ लोग पहले ही चढ़ने शुरू कर देते हैं, जबकि रूल ये कि पहले वो उतर हाँ। जाए। हम्म। फिर भी तो आप कुछ लोगों को नहीं रोक पाओगे ना, 10-5 लोग तो ऐसे होंगे जो उतरने वाले से पहले ही चढ़ जाएंगे, हाँ। ठीक है ना। हाँ। लेकिन वो कहां पर अटैक करेंगे, वो Cl के अपोजिट एंड पे ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जिधर Cl है उधर तो ये पॉसिबिलिटी है नहीं, हाँ। इसीलिए इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन लीड कर जाता है। ठीक। थ्योरी के हिसाब से बात करें तो रिटेंटेड और इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन सेम अमाउंट में मिलना चाहिए, बट प्रैक्टिकल ग्राउंड ठीक पे है। बात करें तो इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा मिलता है हमें। ठीक। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Cl के अपोजिट एंड पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्टार्ट हो जाता है लिविंग ग्रुप के रिमूवल से पहले ही। ठीक है। अब आते हैं SN2 में। SN2 में जो प्रोडक्ट मिलता है वो 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है, इसमें रिटेंशन नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक। यहाँ पर क्या होता है SN2 में कि जो भी एल्काइल हैलाइड है हम्म। उस पे OH माइनस या कोई भी न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक हुआ। अब यहाँ पर दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं, इधर अटैक हो रहा है और इधर रिमूवल हो रहा है। हम्म। तो इस साइड से रिमूवल का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि दोनों प्रोसेस साथ में हो रहे हैं, तो इधर से कोई अटैक होगा ही नहीं। हाँ। तो 100% जो न्यूक्लियोफाइल होंगे वो अपोजिट एंड पे ही अटैक करेंगे, ठीक ठीक। है, क्योंकि साइमल्टेनियस प्रोसेस है। हाँ। देखिए SN1 में क्या होता है, ये लिविंग ग्रुप चला गया, जब ये चला गया तो OH माइनस के लिए ये एंड भी फ्री अटैक करने के लिए, अपोजिट एंड भी फ्री है। हाँ। लेकिन लेकिन SN2 में तो SN2 ऐसा में नहीं से है ना। नहीं रहा। नहीं। साइमल्टेनियस प्रोसेस का मतलब है कि Cl के रहते हुए आपको अटैक करना है। हाँ। तो Cl के रहते हुए अगर अटैक करेंगे तो ऑब्वियस है कि आप Cl के अपोजिट एंड पे ही सारा अटैक होगा। जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इन्वर्टेड। वो इस कॉन्फ़िगरेशन का मिलेगा हमेशा, दिस OH एंड H, यही कॉन्फ़िगरेशन मिले। 100% प्रोडक्ट इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन का मिलेगा। ठीक। और इसको हम लोग, एक टर्म आता है SN2 में, वाल्डन इन्वर्जन, ध्यान से नोट करिएगा, इसको वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। ठीक। तो वाल्डन इन्वर्जन टर्म मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है। ये जो वाल्डन इन्वर्जन है ये SN2 रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म से रिलेटेड टर्म है। ठीक। SN2 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलता है वो 100% अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन का होता है, एंड दिस इन्वर्जन इज नोन एज वाल्डन इन्वर्जन। SN1 में जो ठीक है। प्रोडक्ट मिलता है उसमें थ्योरी के हिसाब से 50% प्रोडक्ट विद सेम कॉन्फ़िगरेशन, 50% प्रोडक्ट विद अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन मिलना चाहिए थ्योरी के हिसाब से। प्रैक्टिकली इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन का अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है। ठीक। हाँ। चलिए अब नेक्स्ट डिफरेंस में आते हैं। अब देखिए हमने क्या कहा कि जो SN1 रिएक्शन है उसमें दो कॉन्फ़िगरेशन के प्रोडक्ट मिल रहे हैं SN1 में, रिटेंटेड और इन्वर्टेड। अगर मान लीजिए इसमें प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव हो, SN1 रिएक्शन में मान लीजिए आपने कोई RX लिखा, आपने एक एल्काइल हैलाइड दिया हाँ। और उस एल्काइल हैलाइड से एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया, जो प्रोडक्ट बना RNU, आपने कहा कि इसके दो कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे, एक रिटेंटेड और एक इन्वर्टेड। हाँ। अगर ये प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, डेक्स्ट्रोलिवोरोटेटरी जो आपने पढ़ा था, तो उस केस में अगर मान लेते हैं रिटेंटेड कॉन्फ़िगरेशन डेक्स्ट्रोरोटेटरी निकला तो इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन लीवोरोटेटरी होगा, लिबरेटेड। हाँ। और अगर ये लीवो निकला
तो ये डेक्स्ट्रो होगा डेक्स्ट्रो होगा। हाँ क्योंकि दो अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन मिल रहे हैं अगर, और वो ऑप्टिकली एक्टिव अगर प्रोडक्ट है तो इसका मतलब वो दोनों जो अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है उनका ऑप्टिकल रोटेशन जस्ट अपोजिट होगा। तो मतलब आपको हमेशा जब कभी भी आप देखेंगे तो डेक्स्ट्रो और लीवो का मिक्सचर ही मिलेगा। ठीक है। और डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी सब्सटेंस का जो मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, 1:1 मिक्सचर अगर हम बनाते हैं। हाँ तो ध्यान रखिएगा SN1 रिएक्शन में अगर ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बन रहेगा, अगर ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बनता है तो वो प्रोडक्ट ऑलवेज रेसिमिक मिक्सचर होगा। ठीक। तो रेसिमाइजेशन, रेसिमिक मिक्सचर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक। वार्डन इन्वर्जन किसका कैरेक्टरिस्टिक था? SN2 का। हाँ रेसिमाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है? SN1 का। SN1 SN1 रिएक्शन का। में जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर वो हाँ। प्रोडक्ट ऑप्टिकल नेचर का है तो उसके दोनों फॉर्म बनेंगे, डी फॉर्म भी बनेगा और एल फॉर्म भी बनेगा। ये 100% आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा ही मिलेगा अगर ठीक प्रोडक्ट है। ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अगर प्रोडक्ट में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है तब तो कोई बात नहीं। ठीक। और SN1 में क्या होता है? SN2 में, सॉरी, SN2 में क्या होगा? SN2 में दोनों कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलते हैं, एक ही मिनट। एक ही कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है आपको भाई, RX प्लस न्यूक्लियोफाइल, तो RNU एक ही कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, चाहे ये डेक्स्ट्रो हो और चाहे ये लीवो। तो अगर प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा तो उसका एक ही फॉर्म आपको मिलेगा, चाहे वो प्रोडक्ट या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही होगा प्रोडक्ट, हाँ या तो या लीवर लीवो रोटेटरी ही होगा। डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस लीवो रोटेटरी दोनों प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है। ठीक है ना? तो अगर SN2 हाँ। रिएक्शन में कोई ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बनता भी है तो वो एक ही किसी एक नेचर का होगा। ठीक है। लेकिन SN1 में अगर ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बनता है तो उसमें दोनों नेचर बनेंगे, यानी डी भी बनेगा और एल भी बनेगा। एल भी बनेगा। तो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा यहाँ पे। ठीक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ही कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है तो जो प्रोडक्ट होगा अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट है तो वो आइदर डी होगा और एल होगा, दोनों नहीं होगा। ठीक। ठीक है ना? इसमें अगर ऑप्टिकली हाँ। प्रोडक्ट बनता है SN2 में तो वो प्रोडक्ट या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर ही होगा उसका या लीवो रोटेटरी ही नेचर, दोनों नेचर एक साथ नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है। तो रेसिमिक मिक्सचर कभी नहीं मिलेगा SN2 में। रेसिमिक मिक्सचर कहाँ मिलेगा? SN1 में। ठीक है, अब देखिए अगर हाँ। हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात करें तो जो SN1 में है, SN1 में देखिए थ्योरी के हिसाब से क्या कह रहे हैं हम कि इन्वर्टेड और रिटेंटेड प्रोडक्ट 50-50 मिलना चाहिए, 50-50%। लेकिन ये थ्योरी कहता है, ये थ्योरी कहता है। प्रैक्टिकली क्या है? इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा, मान लेते हैं इसे 75% है और ये 25% है। ठीक है, ठीक है। तो भी यहाँ रेसिमिक बनेगा। कैसे बनेगा? इस 75% जो इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट है इसको अगर हम 25% और 50% लिख लें अलग अलग, ठीक है, तो 25% ये इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन और 25% ये रिटेंटेड कॉन्फ़िगरेशन, ये तो 1:1 रेशियो में हो गया ना। ये तो इक्विमुलर प्रोपोर्शन बन गया। तो रेसिमिक मिक्सचर तो 100% बनेगा। ये अलग बात है कि उस रेसिमिक मिक्सचर के साथ हो सकता कोई और ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म भी बने, मतलब ये हो सकता है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म ज्यादा बने लीवो रोटेटरी से। जैसे मान लो हो सकता है 10 मोल डेक्स्ट्रो रोटेटरी के बने और 5 मोल लीवो रोटेटरी के बने, तब भी रेसिमाइजेशन हुआ। कैसे? इस 10 मोल को हम 5 मोल लिख सकते हैं ना। तो ये 5 मोल डेक्स्ट्रो रोटेटरी के और ये 5 मोल लीवो रोटेटरी के, ये तो इक्विमुलर मिक्सचर हो गया डेक्स्ट्रो लीवो रोटेशन का। तो ये तो रेसिमिक हो ही गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? रेसिमिक प्रोडक्ट विद सम ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, रेसिमिक प्रोडक्ट प्लस सम अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या रेसिमिक प्रोडक्ट विद सम अमाउंट ऑफ लीवो रोटेटरी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखिए, इन दोनों में से आप किसी भी रिएक्शन की बात करें, चाहे SN1 की बात करें चाहे SN2 की बात करें, हमें हेलोजन को तो हटाना ही है। चाहे हम साइमल्टेनियसली एक ही स्टेप में हटाएं, चाहे पहले हटा के न्यूक्लियोफाइल अटैक करें, बट CX बॉन्ड की ब्रेकिंग तो होनी ही है।
हाँ ये बॉन्ड तो ब्रेक होना ही है ना, चाहे साइमल्टेनियस स्टेप में हो या पहले ही हो जाए। तो किसी भी रिएक्शन के लिए जो हेलोजन एटम का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो इस बॉन्ड की वीकनेस पे डिपेंड करेगा, ये कितना वीक बॉन्ड है, कितनी जल्दी ब्रेक होता है। ठीक है। तो चाहे बात SN1 हो चाहे बात SN2 की हो, अगर हम हेलोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो RI एल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे। क्यों? हाँ ठीक, यहाँ CI उनके बॉन्ड होगा, साइज की वजह से। तो लॉन्गेस्ट बॉन्ड है, वीकेस्ट बॉन्ड है। तो हाँ। हेलोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्टिविटी ऑर्डर देखिए दोनों जगह सेम है। देखिए डिफरेंस कहां पर है, डिफरेंस R के नेचर में है। मतलब SN1 के लिए अगर हम R के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एक्टिविटी ऑर्डर है, और SN2 के लिए एल्काइल के नेचर के हिसाब से बात करें तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक। हाँ। लेकिन अगर हेलोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एल्काइल, मान लीजिए एल्काइल कॉमन कर देते हैं, तो एल्काइल आयोडाइड्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, चाहे वो बात SN1 की चाहे बात SN2। हाँ ठीक है। क्योंकि किसी भी रिएक्शन में हमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड को तो ब्रेक करना ही करना है। हाँ। समझ में आई बात? हाँ तो ये SN1 और SN2 का डिफरेंस है। ये सब पूरे नोट डिफरेंस। लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा बाद में। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक दो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आपको होमवर्क। जैसे यहाँ पर आ रहा है, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। SN2 में कौन बेटर होगा? तो SN2 के लिए क्या देखना, क्राउडिंग, स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है ना, या हाँ। हेलोजन का साइज। तो यहाँ पर देखिए SN2 के लिए, अब जैसे पहले इस पेयर में देखिए, इस पेयर में देखेंगे तो यहाँ पर क्राउडिंग देखिए, हम जरा इसको एक्सपैंड करेंगे तो CCl, इसके चारों ओर CH2 को बनाएंगे तो ऐसे ही बनेंगे HH, और फिर ये रिंग ऐसे ही तो बनेगा। और यहाँ पर देखेंगे CCl बॉन्ड ये है और यहीं पर रिंग है। तो आपको क्या लग रहा है क्राउडिंग कहाँ ज्यादा है? पहले वाले में। पहले वाले में क्यों? पहले वाले में तो ये रिंग बहुत दूर है ना, दूसरे में तो यहीं पर रिंग है भाई, इसके हाइड्रोजन भी तो बनाएंगे आप। फिर इसको CH2 बनाएंगे तो इसके अपने हाइड्रोजन होंगे, इसको CH2 बनाएंगे तो इसके अपने हाइड्रोजन होंगे। क्राउडिंग यहाँ ज्यादा है नहीं? हाँ। कौन ज्यादा रिएक्टिव SN2 के लिए? अब दूसरा वाला। SN2 के लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पहला वाला। पहला वाला ज्यादा क्राउडिंग देखनी है ना आपको, क्राउडिंग सेकंड में जाता है। हाँ। तो जिसमें लेस क्राउडिंग है वो SN2 की बात हो रही है। वैसे भी आप देख लो, ये प्राइमरी नेचर है, और ये कार्बन देखो जिससे हेलोजन बॉन्डेड है, ये सेकेंडरी नेचर है। प्राइमरी हैलाइड है, सेकेंडरी हैलाइड है, प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होगा। SN2 के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि लेस स्टेरिकली क्राउडेड है। नई बात समझ में आई? इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? पहला वाले। हाँ, क्योंकि दोनों कॉमन है, बट यहाँ पर CI बॉन्ड है, यहाँ पे CCl बॉन्ड है। ठीक है। हाँ। इसको अब आपको ये क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन SN1 SN2 रिएक्शन। पहला है 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन। ब्रोमोब्यूटेन के जो चारों आइसोमर होंगे, पहले आप खुद आइसोमर बनाएंगे, तो ब्रोमोब्यूटेन के चारों आइसोमर बनाइए और उन चारों आइसोमर का रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए SN1 SN2 के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन का पार्ट A B, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, इसके जितने टाइप्स हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9, ये सारे आपका होमवर्क है। इसको हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म। हेलो एल्केन का जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो कंप्लीट विद मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन हेलो एल्केन्स का पढ़ेंगे, लेकिन ये पहले होमवर्क आप ट्राई करेंगे, मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। ठीक है। हाँ इसको आप ट्राई करिएगा। ठीक। और इस होमवर्क के लिए
ऑल द बेस्ट। ठीक, इजी है। चलो नेक्स्ट रन पे करेंगे। इजी टफ तो तब पता होगा। हाँ, अब कुछ तो टफ होंगे। ठीक है चलो।